A very quick question. What is one mistake every first-time investor should avoid? Don't try to be a crorepati overnight in this market. And stock market will reward you as per your perception. If you will treat it as a gambling, then it will prove a gamble for you. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, keep those claps going. All over to you. Right here. So thank you very much, Mint, for inviting me here. जो मैं सोच के आया था वो सब ये सब सुन के सब मेरा प्लान चेंज हो गया अभी नीलेश भाई शायरी करने लगे, मेरे को लगा कि मेरे किले पे हमला कर रहे हैं, तो उनके शायरी सुनकर मैंने भी एक शेर मेरे को भी याद आ गया। वो शेर ऐसा है कि हम बुल मार्केट के लिए शेर है, तो जो बुल मार्केट भी शेर के जैसे होता है, लायन के जैसे होता है, ये भी शेर शायरी वाला शेर है। तो जो बुल मार्केट के लिए हम क्या बोलते हैं कि वो पंकज उदास जी ने बताया था कि वक्त सारी जिंदगी में दो ही गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने के पहले, एक तेरे जाने के बाद। और जैसे दूसरा अभी जैसे बाद में इन्होंने बोला वो स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, तो जैसे नीलेश भाई बोलते हैं दुगना लगान देना पड़ेगा, तो वैसे मैंने भी 2 साल पहले एक पोएम गाना लिखा था। वो गाना कुछ इस तरह है कि एफआई की बात हो रही थी, एफआई इतना बेच रहा है, 1 लाख करोड़ बेच दिया, 30 40 50 बिलियन डॉलर बेच दिया, और भी बेचेगा या जो भी है। तो मेरा गाना ऐसा था कि एफआई के चक्कर में बेच न देना माल तुम्हारा, ये जब लेने को आएंगे शेयर होंगे 9-2-11, फोकट में ये माल फूकते इनके बाप का क्या है जाता, जो भी इनको फॉलो करता वो ये 2 लाइन दोहराता, मैं तो मर गया मम्मा, मैं तो मर गया मम्मा। और दूसरा जैसे अभी एक सर आए थे, वो उनको बोलते हैं स्पेशली एबल्ड जो आए थे, तो उनको देखकर मेरे को ऐसे लगा कि जितने भी शेयर बाजार में हम लोग हैं, हम लोग सब स्पेशली एबल्ड ही हम लोग हैं। यहाँ पे हम लोग गांधी जी के वो बंदर के जैसे हैं कि न दिखता है, न सुनता है, न बोल सकते हैं कुछ, क्योंकि हम कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ हम सीखते नहीं है, बहुत टाइम लगता है। मैंने एक जगह बोला था कि यहाँ पर शेयर बाजार के अंदर में खाली 10-15 बातें ऐसी है जो आदमी ठीक से अगर फॉलो करेगा तो वो सक्सेस यहाँ पर आदमी को मिल सकती है, लेकिन वो 10-15 बातें सीखकर फॉलो करने के लिए कईयों को 20 साल लग जाते हैं, कईयों को 40 साल लग जाते हैं। तो ये एक आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक Should we? We have a special surprise. Everybody knows this hidden talent. And guys, Vijay sir, ऐसे तो नहीं होता. Guys, one time, make some noise for Vijay sir because we have a special surprise for you, all of you guys. When I say Vijay, you say Kedia. Vijay! Oh. Vijay! Let's make it happen then. एफआई के चक्कर में बेच न देना माल तुम्हारा, ये जब लेने को आएंगे शेयर होंगे 9-2-11, पॉकेट में ये माल फूकते इनके बाप का क्या है जाता, ब्लाइंडली इनको फॉलो करता वो ये 2 लाइन दोहराता, मैं तो मर गया मम्मा, मैं तो मर गया मम्मा, मैं तो मर गया मम्मा, मैं तो मर गया मम्मा। एक समय था इनका जब भी ये कुछ करने आते थे, इनके कारण सारे शेयर इधर उधर हो जाते थे, रिटेलर ने मिलकर इनकी ऐसी बात लगाई है, अब ऐसा लगता है डीआई की बारी आई है, इनका गया जमाना, इनका गया जमाना, इनका गया जमाना, इनका गया जमाना। आधे से ज्यादा दुनिया में सॉलिड मंदी छाई है, इंडिया ही एक देश है ऐसा नई सुबह जहाँ आई है, सोच समझ कर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर करो निवेश, फ्यूचर के भंगार गैप से ऑलवेज होगा तुमको क्लेश, इंडिया का है जमाना, इंडिया का है जमाना, इंडिया का है जमाना, इंडिया का है जमाना। ये बीट पे last time I saw Samantha and this time I'm seeing Vijay sir. Very interesting. All yours, sir. Yeah, thank you. Thank you. So I was where बोला है कि यही वो गांधी जी के 3 बंदर है, तो जितने हम लोग इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर वही करते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, नई बातें, और बार बार एक ही गलती को हम बार बार दोहराते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शेयर मार्केट के अंदर में। और दूसरा एक बात somebody was telling उसमें प्रीवियस स्पीच में बोला कि पैसा पैसे को खींचता है, मेरे को नहीं लगता है पैसा पैसे को खींचता है। There is a quote of mine which says that your mental capacity is more important than your financial capacity. Your mental capacity is more important. You are going to make the mistakes when you have liquidity, when you have more money in your hand. तो उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता है क्योंकि पैसा उस पर हावी हो जाता है। तो पैसा पैसे को नहीं खींचता है, एक्चुअली नॉलेज पैसे को खींचता है। और इसके पहले बात हो रही थी रिटायरमेंट की,
तो उनका बोलने का मतलब ये था कि हम लाइफ इंश्योरेंस अगर समझो हम लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मरने वाले तो सभी हैं कि अभी हम मर जाएंगे, लेकिन एक सेफ्टी होती है इंश्योरेंस लेने की। तो वही रिटायरमेंट का भी ऐसा एक प्लानिंग होना चाहिए, वो बात बराबर है। लेकिन मेरा आप लोगों को बोलने का, जिंदगी में कभी रिटायर होने का नहीं सोचना लाइफ के अंदर में। आप जिस दिन से आप सोचेंगे कि आपने रिटायरमेंट के लिए आपके दिमाग में अगर मैनिफेस्ट किया आपने कि आपको रिटायर होना है, मेरे को ऐसा लगा उस दिन से आपकी ग्रोथ आपकी रुक जाएगी लाइफ के अंदर में, और आपकी स्पीड रुक जाएगी। और आप लोगों को अगर आप देखना, आपको एहसास होगा कि जो रिटायरमेंट होने के बाद में आदमी की जो दुर्गति होती है, अगर आप उसको सही शब्द अगर मैं यूज करूं, या बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखो, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है, या जो भी अपनी लाइन में बिजनेसमैन है, जो भी है, आप एक बार देखिए, वो जब तक एक्टिव रहते हैं, जब तक वो काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तब तक उनकी जिंदगी है। एक बार जो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाती है। तो जिंदगी में रिटायरमेंट का मत सोचो, जब तक जियोगे तब तक आपको काम करने का है। प्लानिंग दूसरी बात है, वो जरूर करना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एडवर्स जो टाइम के लिए प्लानिंग करना है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का नाम उतार चढ़ाव है। और एक मैम पूछ रही थी, उन्होंने 4-5 क्वेश्चंस किए रिस्क के बारे में, तो उसमें मेरा कोट है कि रिस्क लाइज इन नॉट नोइंग द रिस्क विद इन द रिस्क। मेरे को ऐसे लगता है कि सब चीज लाइफ के अंदर में रिस्क है। आप रास्ते पे जा रहे हैं, चल रहे हैं, वो भी एक रिस्क है। आप गाड़ी चला रहे हैं, वो भी रिस्क। आप कितने बहुत अच्छे ड्राइवर हो और बहुत अच्छी आप गाड़ी चलाना जानते हो, लेकिन रिस्क है कि दूसरा आदमी आकर आपको गाड़ी को ठोक सकता है। तो जिंदगी में हर चीज रिस्क है। तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, उस रिस्क को मैं कैसे कम से कम करूं, और किस तरह से उसको कुछ हद तक जो भी कैलकुलेटेड है वो मैं रिस्क का काम करूं। एक एग्जांपल आप सोचिए, अगर रिस्क की अगर बात होती तो आज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में 1 आउंस भी गोल्ड पैदा नहीं होता है। जो माइनिंग करते हैं कोई बहुत नेग्लिजिबल होता होगा, अभी कोई हिंदुस्तान को ऊपर बोल रहा है, कौन बोला मैं निकाला, या जो भी है, लेकिन सारे के सारे हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। शायद 125-150 बिलियन डॉलर का गोल्ड हमारा इंपोर्ट होता है। तो आपको 20 साल पहले कोई अगर बोला जाता है ऐसे कि गोल्ड का काम करने के लिए कि गोल्ड की, लेकिन फिर भी ज्वेलरी शॉप चल रही है, फिर भी टाइटन का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है, सारा इंपोर्ट के ऊपर में आधारित है। तो और गोल्ड के भाव घटते बढ़ते हैं, कभी इंपोर्ट ड्यूटी 2%, कभी इंपोर्ट ड्यूटी 15%, लेकिन आज तक टाइटन का एक भी शोरूम बंद नहीं हुआ, और बल्कि खुलते ही जा रहे हैं। बल्कि और दूसरे और ज्वेलर्स आ गए, वो भी लिस्टेड हो गए। तो सबको मिलाएंगे तो शायद 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा खाली ज्वेलरी कंपनी का, गोल्ड ज्वेलरी कंपनी का। तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से एक बैलेंस बनाया उन्होंने कि गोल्ड की प्राइस घटती है बढ़ती है, लेकिन शोरूम बंद नहीं होते। तो जिंदगी भी इसी तरह, शेयर बाजार भी इसी तरह कि आपको अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर समझने का है कि, और जैसे एक सर ने बताया कि रिस्क नहीं लेंगे तो फिर जी का करना क्या है लाइफ के अंदर में। और चूंकि बाद में उन्होंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हीं के लिए एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो एक चीज ध्यान रखिए कि 1 इनोवेशन कैन चेंज योर इकोसिस्टम, 1 लीडर कैन चेंज योर कंट्री, 1 आइडिया कैन चेंज योर वर्ल्ड, 1 मेंटोर कैन चेंज योर माइंडसेट, 1 लेसन कैन चेंज योर अप्रोच, 1 अपॉर्चुनिटी कैन चेंज योर करियर, एंड 1 बुल मार्केट कैन चेंज योर नेटवर्थ, एंड 1 स्टॉक कैन चेंज योर लाइफ। तो ये खाली एक कविता नहीं है, मैं आपको मेरी लाइफ के बारे में बता देता हूं कि हाउ कैन 1 स्टॉक रियली चेंज योर लाइफ। आई बॉट 1 कंपनी, 1 stock out of a few which really changed my life. I'm talking about one of them, that is Sera Sanitary Ware. I bought this company in 2005 or something, around 2005, and at 70 rupees at that time. The price was 70 rupees. And by 2008, before this Lehman Brothers crisis, stock price went up to 225 rupees. And in the crisis, this subprime का जो भी crisis आया, उसके अंदर में stock price fell down to 50 rupees. I held on to all my shares. And after that, उसके बाद में आप ये समझिए, this is what people say that bull market in India, which ended in 2008, really started in 2014. This is what जो भी bull market, bear market का जो भी theory है, जो उससे ऐसा बताते हैं 14 से bull market चालू हुआ. And I will tell you that this stock after that from 2008, वो 50 रुपए से फिर 250 गया, 250 से फिर 100 रुपया आया, 100 से फिर वो 500 गया। फिर जो एक लड़का था जो डायनेमिक था, जिसने सारे कंपनी में चेंजेस किए, he passed away, स्टॉक प्राइस फेल डाउन, और वहां से फिर वो 1500 रुपया गया, 1500 से फिर वो 50%, जितनी बार भी फॉल आया 50% उसकी वैल्यू साफ हो गई, फिर वो 800 आ गया, फिर वो 4000 चला गया, फिर 2000 आया, फिर कोविड में 4000-4500 कुछ हुआ, और कोविड में फिर वापस 2000 आ गया, फिर लास्ट ईयर वो 8000 रुपया हुआ, और इसके बीच में 1-to-1 बोनस आ गया। और उसके लिए अगर मैं उसमें 170-80 रुपया उसने मेरे को डिविडेंड दिया, लेकिन अगर 1-to-1 बोनस आया, अगर वो डिविडेंड को जोड़ूं तो मेरे को डिविडेंड मिला 250 रुपया एक्स बोनस, क्योंकि मेरे डबल हो गए तो उसको। तो अगर मैं 70 की कॉस्टिंग पकड़ूं तो 250 रुपीज मेरे को डिविडेंड मिला 16-17 साल के अंदर में, विच इज डबल देन व्हाट आई कुड हैव अर्न्ड इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो ये तो मेरा एफडी के साथ में रिटर्न उसके साथ में मेरा मैच हो गया, बट बेटर हो गया मेरा, क्योंकि समझिए 4 गुना मेरा प्राइस हो गया, ये जो भी है। और 8200 रुपया लास्ट ईयर भाव था, आफ्टर एक्स बोनस तो मैंने 16200 रुपया, एंड आई सोल्ड माई रिमेनिंग बैलेंस स्टेक जो भी मेरा बचा था, मोर देन 1% ऑफ व्हाटएवर, आई सोल्ड इट 16000 रुपीज एट 8200, माने 16200 रुपीज। तो मेरे को उस कंपनी में अगर मैं डिविडेंड करूं तो मेरा वैल्यू, मेरा कॉस्ट प्राइस 0 है। तो स्टॉक ने मेरे को 16200 गुना रिटर्न दिया 17 साल के अंदर में, 16200 टाइम्स। इट इज
It is not the percentage I am talking about. It is the times return. तो this is what I said कि एक स्टॉक आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है. बस इतना ही है कि उसके लिए आपको नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, ये तीनों चीज आपको रखनी पड़ेगी. नॉलेज टू आइडेंटिफाई अ गुड स्क्रिप्ट, and courage to buy in a meaningful quantity compared to your whatever net worth you have, and patience to hold in all the adversity, all the crises like subprime or COVID or whatever you have faced in last 20 years, 15, 20 years. So this is what the return stock market can give to you. So this is what all you students should understand. One stock can really change your life. So, but to identifying that stock is very important. उसके लिए आपको नॉलेज उसके लिए बहुत होना जरूरी है. इसके लिए मैंने एक एनालॉजी और आपकी लिखी है जो मेरे को ऐसे लगता है, जो नॉलेज जो आपका है ना, वो आपका लक है. जो आप जान लेते हैं, जिस चीज को आप समझ लेते हैं, वो आपका तकदीर डिसाइड करता है. वो उससे आपकी तकदीर बनते हैं. ठीक है. तो मैंने उसके लिए एक एनालॉजी लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर वी विल टेक Q&A, वी विल हैव Q&A सेशंस. नॉलेज फ्यूल्स प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस बिल्ड्स एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस टीचेस लेसन्स, एंड लेसन्स शेप डिसीजंस, एंड डिसीजंस ड्राइव एक्शंस, एंड एक्शन डिलीवर रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स क्रिएट लक. तो अल्टीमेटली जो नॉलेज है, जो चीज जैसे मैंने बताया, जो चीज आप जानते हैं, वो सीधा वो डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में आपकी तकदीर किस तरफ जाने वाली है. तो ये आपको जानना चाहिए कि पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लक. पैसा होकर आप खो भी सकते हैं, लेकिन जो चीज आप सीख ली है वो आप खो नहीं सकते हैं. उसको आपको शार्पेन करता रहना चाहिए. तो आज का तो इतना ही बोलने का. एक लास्ट में मैं खाली आपको एक बता देता हूं. एक मैंने और एनालॉजी लिखी है, दैट बुल मार्केट क्रिएट्स स्टूपिड इन्वेस्टर्स, एंड स्टूपिड इन्वेस्टर्स क्रिएट बेयर मार्केट, एंड बेयर मार्केट क्रिएट्स स्मार्ट इन्वेस्टर्स, and smart investors create bull market, and again bull market creates stupid investors. So please remember, whatever money you have made in last 3 years or 4 years, अपने दिमाग में कभी उस पैसे को मत चढ़ाना. ऑलवेज रिमेंबर, जब मेरे को कोई मेरा जान पहचान वाला दोस्त या कोई भी मेरे को मिलता है तो बोलता है मैंने ऐसा किया, मैंने इतना पैसा बनाया, तो मैं उसको उस समय टोकता हूं कि जिंदगी में कभी ये शब्द शेयर बाजार में यूज मत करना कि मैंने ऐसा किया. मैं कभी ऐसा यूज नहीं करता. मैं जो भी छोटी मोटी, आज मेरे जीरो से जो भी छोटी मोटी जगह खड़ा हूं, वो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता, मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैंने ऐसा किया. मैं उसको बोलता हूं कि तू ऐसा बोल कि मेरे साथ ऐसा हुआ. ये अपॉर्चुनिटी तेरे को मार्केट ने दी, ये अपॉर्चुनिटी तेरे को बुल मार्केट ने दी, और ये अपॉर्चुनिटी तेरे को ईश्वर ने दी है. तो इस बात को कभी भूलना नहीं. याद रखना दैट एवरीबडी इज ए जीनियस इन ए बुल मार्केट. ठीक है. वो मेरा गाना भी है, तेजी में है सभी जीनियस, सभी समझते खुद को हीरो, मंदी की आंधी में बनते वही जीनियस फिर से जीरो, बनने और बिगड़ने में ही नई जिंदगी शुरू हुई है, फिर भी अपने होश न खोना चाहे पार्टी शुरू हुई है. और दूसरा मेरा गाना ऐसा है कि किसी को भी ना समझ में तो आए तो बढ़ता बढ़ता क्यों गिर गिर जाए, ये 90% लोग क्यों पैसे गवाएं, जो सोचा समझा खूब समझ में ये आए, जो लेके गए बैठ वो ही तो है कमाए, ये 90% लोग बैठ नहीं पाए. आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो सोचो भैया, 10 में से 9 लोगों का खोता ट्रेडिंग में रुपया. तो ये सब चीजें, यहाँ पर 10-15 चीजें खाली ऐसी है जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको शेयर बाजार से कोई एक मेरे को याद आया कि मैंने इनके सामने पीयूष जी और फडणवीस जी के सामने सुनाई थी कविता कि हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है, ऑटो ड्राइवर सीएम बन गया, चाय वाला पीएम है, ये खेल अभी भी जारी है, करनी तुम्हें तैयारी है, कसले कमर उठा ले बीड़ा, अब तेरी ही बारी है. तो शेयर बाजार में इतनी अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शेयर बाजार के अंदर में है वो पिच पे खड़े रहने का. अगर आपको नहीं खेलना है तो आप खाली डिफेंस करते रहो, रन बनाने की कोई जरूरत नहीं है. अगर सही बॉल नहीं है और सही पिच नहीं है, कोई रन बनाने का अपने दिमाग में मत रखो, खाली पिच पे खड़े रहो और खाली चेष्टा करते रहो कि कब कोई नो बॉल आए और मैं उसको छक्का मारूं, या आपको कोई लूज बॉल आए और मैं उस पर छक्का मारूं. जब आप खड़े रहोगे तभी आप चौके छक्के मार सकते हो. पेविलियन चले गए अगर खेल के जल्दी से तो आपका करियर खत्म हो गया. इसी बोल के टिके रहिए. यहाँ पर सबसे बड़ा गुरु मंत्र शेयर बाजार का यही है कि यहाँ पर टिके रहो. टिके रहो मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि किस तरह से आप किस शेयर्स में किस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हो. हर समय एक चीज ध्यान रखना, चाहे मार्केट में 20% गिर गया, एक चीज जरूर ध्यान रखना कोई भी शेयर्स लेने के पहले कि शायद मैं लूंगा और यहाँ से 20% और गिर जाएगा, 25% और गिर जाएगा. जिस दिन आपका माइंडसेट इसके लिए तैयार हो जाएगा कि मैं जो कर रहा हूं उसके अंदर में 25-30% यहाँ वैल्यू साफ हो सकती है. इसका मतलब ये नहीं कोई शेयर आप 5 गुना हो गया और आप उसको फिर आप ले लिए और 25% वेट करें, हो सकता है वो 2/3 उसकी वैल्यू साफ हो सकती है. ये भी हो सकता है. तो जिस दिन आप अपने लॉस को देखना सीख जाओगे और रात की नींद खराब नहीं होगी, उस दिन आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाओगे, उस दिन एक मजबूत इन्वेस्टर बन जाओगे. तो ये चीज आप ध्यान में रखिए. और गुड विशेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द न्यू कमर्स एंड एवरीबडी. थैंक यू. Vijay sir, shall we open up for the questions? Please. Okay. Let's start right here. Okay, go for it, Sachin. Vijay sir, I have a question on my friend's behalf. He has little bit of issue hearing, so I'll translate the question answer later on. But here is his question in his own words.
as per your research, which sector do you think will grow immensely in the next 2 decades? And the second question is, what do you think will win, AI or renewable sector? What's your opinion on that? So let me give you the answer for the first question only, that which sectors are going to perform better in last for 20 years. What I assume, if India has really to become a, what you call that 40 trillion economy or 30 trillion economy, this is what Amrit Kal jo chal raha hai. Uske andar mein, if we have to become a $30 trillion economy, then I think that every sector should do well. Just one sector cannot take us to $30 trillion economy or even 20 or even $10 trillion economy. To reach to that level, it has to be an exponential rise in all the sectors. Of course, there would be something, some sectors will rise faster, some sectors will grow slower. That could be the case, and that will also happen. But one thing I have realized in life, always focus on the sectors where government has its focus. Where government का जहाँ पर focus होता है, उस sector पे आपको focus करना चाहिए. I think infrastructure is one sector. Looking at the China, the kind of infrastructure we are having, we are still lagging behind. So I think infrastructure is one sector which is going to do well. Like there are so many other sectors also. One like airline sectors, which I feel that airlines is also a sunrise sector. There is a quote of mine that stay invested in a sunrise sector at any cost and stay out of a sunset sector at any cost. So I think infrastructure and I think could be like this airlines. And similarly, there are a host of the sectors. But suppose if you can't understand, if you can't find out which sectors is going to do well, the best way to remain invested in this market is to invest through mutual fund. And I would appeal and I will request all these students, newcomers, that they should start their career by investing into mutual fund only. Don't try to be adventurous and don't invest directly into this market because this market is very risk. Stock market is a place to make easiest money in the hardest way. So first learn the trick of the, as they say, कि उसका थोड़ा nitty-gritty आप समझिए, and उसके बाद में you should start investing. Now coming to your second question, that AI and all, I don't know, I don't get any AI company, especially only AI company. So one thing I have realized that forget about the AI, find out the company which is using AI. That is more important. I will give you one data I can give you. You know, the biggest rise of these Coke companies, Pepsi and Coca-Cola, started happening after the invention of fridge. When the refrigerator was invented, the biggest beneficiary of that invention actually taken by Pepsi and Coke. Because आज देखो रेफ्रिजरेटर बनाने वाली हजारों कंपनियां इंडिया के अंदर में, एक कंपनी की मोनोपोली नहीं है. अगर मैं आपको बोलूं कौन एक कंपनी, every region, every country has different 10 sets of manufacturers in refrigerator, every country. लेकिन कोक और पेप्सी वो पूरी दुनिया में आज तक उसका कोई alternate नहीं है because of the refrigerator. Same thing is going to happen into AI also. The company which is using AI efficiently and in an innovative way will be the beneficial of this. But I think today, if you ask me, I don't have any such story in my mind. So it will take some time, but you have to be always on the prowl. Hello, sir. Good afternoon. So, sir, Vijay Kedia, the ace investor. So, what is your investment strategy you prefer in such a highly volatile market to find multi-bagger stocks? Because your portfolio consists of that stock which are small cap, mid cap, and which has given an absolute immeasurable returns. Can we have like list? So, what is your investment strategy considering both fundamental, technical? How do you see in your way that this company has a potential to rise in the upcoming years? I would like to have your opinion, sir. So let me tell you, I don't follow any technicals so far investments are concerned. I don't apply technicals in my investments. Of course, I understand a little bit of technicals, maybe alphabets level, but I don't want to learn more also because I'm a long-term investor. I don't sell my shares for 15 years, 20 years, so maybe some shares I'm holding for 25 years also. The strategy, very simple strategy I'm applying in the stock market, and that is SMILE. That is my analogy, SMILE. S stands for small in size. So I always invest in small cap and mid caps. And the small and mid caps could be the smallest or could be the small company in that particular sector. So this is what I stands for, and M stands for medium in experience. I usually invest in the company where the managements have an experience of 15, 20 years. I usually don't invest in new companies and all, where the promoter is very new. So idea behind this is that the promoter must have seen, or the management team must have seen at least 50, in their journey of 15, 20 years, must have seen at least 4, 5 big rise and fall in the economy, in the country, and in their own products and on their company. So they must have learned the lesson from that. And that is MI, medium. And L stands for large in aspiration. So I usually buy in the company where management, if management does not have any aspiration to become like from a regional company to national company and from national to international company, if the management doesn't have that fire in the belly that, okay, today I am just a 5,000 crore company and maybe in 10 years, I want to become a 50,000 crore company. If management will not become, for example, a Lakpati to Crorepati, then we investors which are buying just a fraction of the entire equity will not become from zero to be very big. So that is why that aspiration is the only key thing which can really make the company big. So that that aspiration is large in aspiration is very important. And last E stands for extra large market potential. Even though a company wants to become from a 5,000 crore to say 10,000 crore, 15,000 crore in the next 5, 10 years, but if the market size is not that big, if market size is not 50, it's not growing
in the same fashion. If the market size is not 50,000 crore, then the company cannot become that big. So all this very simple formula, this is what applying in almost all my investments. नहीं सॉरी क्या तूने थोड़ी कोई मेरी दुखती हाथ पे रखा आई शुड बी सॉरी फॉर यू भाई नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई। पहला बात तो आप ये समझो, जो एफआईज का जो सेलिंग आ रहा है ना वो आपको अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन एफआईज 3 साल से बेच रहा है भाई। एफआईज का बिक्री जो आया वो नया नहीं आया, कम से कम $50 बिलियन का एफआईज माल बेच दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 साल के अंदर मार्केट का क्या हुआ आप ये देख लो। अभी खाली मार्केट जो घटना चालू हुआ है, खाली वो उन्होंने अक्टूबर के अंदर में शायद 1 लाख करोड़ का माल बेचा, सितंबर या अक्टूबर के अंदर में बेचा। अभी थोड़ा ये आया और तब तक मार्केट थोड़ा वीक पड़ चुका है ऑलरेडी। इस बोलकर लोग एफआईज की ज्यादा बातें करने लगे। 3 साल तक हम लोगों ने एफआईज का सामना किया। पहला बात तो आप ये समझो, तो 3 साल में मार्केट कहां से कहां पहुंच गया भाई। 3 साल के अंदर में कई शेयर 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स हुए इन 3 और 4 ईयर्स आफ्टर कोविड। तो इस पर बोलकर एफआईज का आस्ते आस्ते प्रभुत्व खत्म होने लगे। आज 70-75 लाख करोड़ का कॉर्पस हो गया शायद म्यूचुअल फंड का, सर 70-75 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड का कॉर्पस होने। ये कहां था 3 साल पहले? 25,000 करोड़ रुपया महीने का आ रहा है सिप के अंदर में, बराबर है। जो 5,000 करोड़ आता था 4 साल पहले, 7,000 करोड़ आता था। मैंने टीवी इंटरव्यू में बोला, उन्होंने बोला कि 20,000 17,000 करोड़ आ गया इस महीने में। मतलब 17,000 करोड़ आपको महीने की बात कर रहे हो, 17,000 करोड़ वीकली आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा 17,000 करोड़ डेली का आएगा इंडिया के अंदर। यहाँ पर किसकी तुम बातें करो, कौन सी कंट्री की तुम बातें करो। जब यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक बार जब चढ़ जाता है यहाँ पे, अभी तक क्या शेयर्स निगलेक्टेड थे, क्योंकि लोगों ने पुरानी जो जनरेशन है उन्होंने शेयर्स को उन्होंने बिना सोच समझ के काम किया और शेयर बाजार में धन लुटाया उन्होंने। तो इस बोल अभी नई जनरेशन आ रही है, वो भी शुरुआत ऐसी ही कर रही है। जो एफएनओ के अंदर में जो कर रहे हैं उनकी शुरुआत भी ऐसी है, लेकिन वो जब तक गिरेंगे नहीं तब तक संभलेंगे नहीं। तो मेरा मतलब बोलने का ये था, ये गाना भी मैंने आपको बताया पहले, मैंने 2 साल पहले लिखा था ये गाना, जब एफआईज बेच रही थी तब मैंने ये गाना लिखा। वो 3 साल से बेच रहे हैं। तो उनका जो दूसरा एक बात और समझो भाई, एफआईज का जो पोजीशन है 800-900 बिलियन डॉलर का पोजीशन है इंडिया के अंदर में। तो 50-60 बिलियन डॉलर बेचा, तो उन्होंने क्या बेचा टोटल अगर 3 साल के अंदर में बेचा? सर बराबर बात है। तो उससे कुछ फ्रैक्शन भी नहीं है भाई, 10% भी नहीं है, तो 5% समझो उन्होंने बेचा है। अब ये अलग बात है कि वो बाप के 95% बेचने आएंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है भैया, क्या होगा? छत गिर जाएगी तो अभी क्या होगा? गिर नहीं जाएगा, थोड़ा दूर जाता तो मेरा मतलब इस बात का जवाब अपने पास में नहीं है, ठीक है। तो इस बोल के ये मैंने पहली की बात है। और अब इसका दूसरा समझो कि माल तो बेच दिया और माल खप भी गया। अब अगर वो लेने के लिए अगर आएगा कि हाँ मेरे को 30 बिलियन जो डॉलर बेचा है या मेरे को 1 साल बाद लेना है, समझो 1 मिनट, तो फिर उसको कौन माल बेचने वाला है इनको? दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई आपका? चाइना का। भाई सुन ना यार, 2%, 2.5%, 3% चाइना में पैसा लगाया यार, उसके लिए तू मेरी टांग खींच रहा है भैया। 2-3%, 100 रुपया मेरे पास है, 3 रुपया लगा दिया। हिंदू चीनी भाई भाई लड़के लेंगे भाई। अभी क्या कर रहेगा भाई उसके अंदर में? मेरे को ये वेंचर है यार। तू कल 1.5 लाख रुपया जाकर कोल्ड प्ले का टिकट का पैसा देता है, मैं इधर जाकर चाइना में सारा पैसा नहीं लगा सकता 2% मेरा। समझे? पहला बात, मैंने 2-3% पैसा लगाया। दूसरा बात, इसमें कोई देशभक्ति की बात नहीं है। मैंने कोई चाइना में नहीं खरीदा, मेरा फॉरेन एक्सचेंज खर्चा नहीं किया। जो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो सेबी ने, जो म्यूचुअल फंड एनएसई बीएसई पे लिस्ट कर रखा है, मैंने उस पर मैंने पैसा लगाया। मैंने क्या अन्याय किया मैंने? ये मेरे को बता। ऐसा बोले इसमें देशभक्ति किधर आ गई भैया, ये मेरे को बताओ। और दूसरा, मेरा अभी भी मेरे को ऐसे लगता है कि चाइना इज द फर्स्ट वंडर ऑफ 21st सेंचुरी। हम सीखने के लिए, आप जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है, आप अपने कुछ भी जतन करो, एक बार चाइना जरूर जाकर आओ। 15 दिन का चाइना का ट्रिप लगा के आओ, आप देखो आपकी आंखें खुलेगी, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हम कौन से स्केल की बातें कर रहे हैं, हम कहां पे। मालूम आपको चाइना का, इंडिया मेरे ख्याल से 40 लाख गाड़ी इंडिया में बनती है। 40 लाख गाड़ी शायद इंडिया बनाती है, कार्स की बात कर रहा हूं। 40 लाख गाड़ी। आपको मालूम है इस साल चाइना कितनी गाड़ी एक्सपोर्ट करेगा? 6 मिलियन। 60 लाख गाड़ी चाइना खाली एक्सपोर्ट करेगा। 3 करोड़ गाड़ी साल का बनाता है। इसी तरह उसके जितने भी दूसरी चीजों को देखोगे, सब में उसकी स्केल जाइगेंटिक स्केल है, हम सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब है, तो ये तो एक फन है। मैंने कोल्ड प्ले की टिकट ली है भाई, उसमें हॉट होगा कोल्ड होगा देखा जाएगा उसके अंदर में। सर गुड आफ्टरनून। हेलो। एक पूछना था सर, आप जैसा अभी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना चाहिए, कर रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए। सर अभी जो बीच में पीएसयू सेक्टर था बहुत चला था और अभी थोड़ा डाउन हो गया, तो उसमें होल्ड रखना है कि बाहर निकलना है, क्या करना है? नहीं, ये मैं मेरी वाइफ से पूछ के बताऊंगा सर। मैं सारे काम मेरे वाइफ से पूछ के करता हूँ सर। सर ये तो बाइंग सेलिंग क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। यू गॉट अ क्वेश्चन? मालूम नहीं मेरे को एक्चुअल में बात यह कि सर ये तो किसी को भी नहीं मालूम है। वो जब मैंने अभी गाया ना, किसी को भी ना समझ में तो आए तो बढ़ता क्यों गिर जाए, मालूम नहीं है मेरे को क्या होएगा। इनका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन घटना बढ़ना बाजार का क्रम है सर, वो आपको अपना देखना पड़ेगा।
हेलो, माई सेल्फ राजू मूलचंदानी और आई थैंक टू मनी मिंट मनी जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम अरेंज किया। रेस्पेक्ट टू ऑल आपसे मिलने आए हैं, आप मैंने बोलते ना कुछ, अभी मैं नर्वस हूँ, थोड़ा इमोशनल हूँ तो अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जो चीज़ को पाना चाहता है, बहुत टाइम से मैं आपसे मिलना चाहता था, तो कायनात भी उसको यहाँ से वो भी मेरे को इशारा कर रहे कि आप बोलो वहाँ। मैंने 6-7 लोग से पूछा कि सर के साथ एक फोटो निकालने आगे जाऊँ, लेकिन मुझे वो लग रहा कि सलमान खान जैसे बोलते हैं ना कि सलमान के जो आजू बाजू में होते हैं कि नहीं सर को फोटो खिंचाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फाइनली मैंने हिम्मत किया आपके आगे कि सर मेरे को एक फोटो निकालना है। और मैं उस वक्त इतना इमोशनल हो गया कि आपने बोला बाजू में बैठना बेटा, बाजू में बैठ के निकालो, तो मैं बहुत बहुत खुश हो गया। और मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्योंकि ये सब चीजें, ये सब मटेरियल ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है आपका। ये अच्छा खेल गया। हाँ, आई रेस्पेक्ट टू ऑल स्पीकर्स, सो बट मैं मिलने तो आपसे ही आया हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका वे ऑफ टॉकिंग, स्पेशली आपका जो जिंदा दिली है, और स्पेशली आप जो गाने वगैरह जो निकाल रहे हैं, हुमर वगैरह, ये जो हम लोग के बीच में डाल रहे हैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट में अगर चार्ट देख रहे हैं और सिर्फ स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे फील होता है कि इंसान तो पूरा दिन फिर पागल हो जाएगा, बहुत सारे पैसे रख के करेगा क्या, राइट? तो मुझे कहीं ना कहीं आपसे इंस्पिरेशन मिलती है कि थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में या थोड़े सालों में मैं भी कुछ पैसे कमाने चालू करूंगा। तो मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आई लाइक यू वेरी वेरी मच। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं चाहता हूं कि सच जो लोग सिर्फ इनसे मिलने आए, इनको देखने आए, एक बार हाथ ऊपर कीजिए। अरे बाप रे बाप, सब झूठे हाथ उठाए। मैं एक लास्ट शायरी बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं माइक दे दूंगा आगे किसी और को। कि ये आपका ही सेशन हो गया अभी तो। अगर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 6-7 लोग से बोला, इंक्लूडिंग एंकर ऑल्सो, इंक्लूडिंग ये जो मिंट वाले ब्लैक जैकेट में, उनसे भी पूछा, उन्होंने बोला वी हैव टू पास द माइक फॉर अदर्स हु आर वेटिंग टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, मेरा लास्ट में बोल के फिर आगे, कि अगर आपकी इस दुनिया में लाखों फैन है तो उनमें से एक मैं हूं, अगर आपकी दुनिया में सिर्फ एक ही फैन है तो मैं हूं, अगर आपकी दुनिया में कोई भी फैन नहीं है तो आप समझना राजू मर चुका है। सो थैंक्स एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, गुड विशेस सारे, सबकी ऐसी की तैसी। तू मेरा फैन नहीं, तू मेरा एसी। नहीं, गुड विशेस, अच्छी बात है, आप उन्नति करो। और लेकिन एक चीज पर ध्यान रखना, धंधे को सही समझने की चेष्टा करो कि सही तरीका क्या है। पैसे कमाने की जल्दी मत करो शेयर बाजार के अंदर में, नहीं तो बहुत जल्दी यहां पर आदमी गिर जाते हैं। पैसा तो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो पीछे पीछे आएगा। प्रोसेस को सही करने की चेष्टा करो और अपनी गलतियों के अलावा दूसरों की गलतियों से सीखो, उसकी चेष्टा करो, क्योंकि सारी चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों से सीखेंगे तो एक लाइफ हमारे लिए कम पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें और लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़ो, उससे ज्यादा लोगों की फेलियर की स्टोरी पढ़ो। ये आदमी फेल कैसे हुआ लाइफ के अंदर में, ये कंपनी फेल कैसे हुई लाइफ के अंदर में। इनको जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिमाग में आ रहा था, जैसे जेट एयरवेज है, क्यों फेल हुई, किंगफिशर है, क्यों फेल हुई, ये फेल, और ऐसे मार्केट के अंदर में भी फेल स्टोरी को आप पढ़ो, वो आपके लिए आगे का रास्ता प्रकाशित करेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, विजय सर। गाइस, वन टाइम कैन वी हैव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज। सर, जाने के पहले मैं तो एक सवाल पूछ ही लूंगा, नहीं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा मुझ पे इस पे। राइट, सो मेनी पीपल लुक अप टू यू, राइट? बट व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, 19 ईयर ओल्ड इन द मार्केट, 18 पे तो पैन कार्ड बनता है सर, 19 में तो आपने मार्केट में घुस गए। सो हु वर यू लुकिंग अप टू, और क्या आपके अलग अलग मेंटोर्स थे ये जर्नी में, कि देयर इज वन पर्टिकुलर पर्सन और 2 पर्टिकुलर पीपल यू लुक अप टू? नहीं, उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने जब शुरू किया तो दिमाग में कुछ नहीं था, मेरे लिए कंपल्शन था एक्चुअली शेयर बाजार शुरुआत करना। मेरे पास में कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि मेरे पास में ज्यादा एजुकेशन भी नहीं है और मेरे पास कैपिटल भी जीरो था। एंड अनफॉर्चुनेटली माय फादर हैज आल्सो डाइड व्हेन आई वाज 14 इयर्स ऑफ एज। तो फैमिली में वी वर 4 ऑफ अस, मैंने 4 सिबलिंग्स इंक्लूडिंग माय मदर, वी 5 ऑफ अस। तो उस दिन हालात कुछ ऐसे थे कि अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा खाने पीने के लिए। तो यही समझ में आया कि वे शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर बिना पैसे के या बिना कैपिटल के कुछ शुरुआत कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई आई केम इनटू स्टॉक मार्केट। So you are just like anyone in this crowd, and you're right here and telling the crowd how to be one of you and motivate them to be who they are. Just quickly, there are lots of students and there are lots of people in their 30s. One quick advice for a mid-20-year-old and a mid-30-year-old who is just starting their investing journey. आप क्या कहना चाहोगे उन्हें? नहीं, जो मैंने पहले बोला कि ट्रीट मार्केट एज ए बिजनेस, नॉट लाइक ए कसिनो। तो सब लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ पर ऐसा ही आ जाता है कि, और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, आई एम नॉट बोस्टिंग, प्लीज मेरा यूट्यूब पे सारे मेरे गाने डाले हुए 17-18 गाने आई हैव रिटन एंड संग and posted on YouTube. Please you listen to them. मेरे को लगता है कि उसके अंदर में whatever I have learned in my life so far, I have just embedded into my lyrics, embedded in my songs and all. And follow me on Twitter. Whatever I feel, whatever speech I had given so far, उसका सारा क्रक्स आपको मेरे ट्विटर पे के अंदर में मिलेगा for educational purpose. तो आप वो करो. So I think whatever crisis I had gone through in my life, maybe you can escape from that if you really follow. This is what I feel.